स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ये 5th चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, ठीक है। इसकी बोर्ड में वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स होती है, बट अब तो आपको पता ही है कि भाई इस चैप्टर्स को क्लब अप करके दिया जा रहा है, बट फिर भी हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि भाई ये 4 मार्क्स के अराउंड ही पूछा जाएगा। 4 से 3 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, बट 4 के अराउंड तो होगा ही होगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो केवल 2 ही टॉपिक है, एक है एडजॉर्प्शन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन भी जो है एडजॉर्प्शन फिनोमिना पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन, हम ये टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे। एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन में टॉपिक होते हैं हमारे पास कैटलिस्ट और एंजाइम। ये दोनों भी जो है आपको पता है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कैटलिस्ट जो है किस फिनोमिना पे डिपेंड करते हैं, किस थ्योरी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम ये पहले टॉपिक करेंगे एडजॉर्प्शन, और आज मैं आपको कैटलिस्ट भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एंजाइम को डिस्कस करके फिर कोलाइडल को जो है 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंजाइम के साथ कोलाइडल डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है हमारा एडजॉर्प्शन। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है आपको पता है कि भाई सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है जो वाटर फिल्ड है, वाटर है इसके अंदर, और यहाँ से हमारे पास जो है डस्ट पार्टिकल आके इसमें गिर रहे हैं। देखो, कुछ डस्ट पार्टिकल जो है इस वाटर के अंदर आ जाएंगे, और कुछ डस्ट पार्टिकल सरफेस पे रह जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो है कुछ पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल अंदर आ गए हैं, वो ऑल डायरेक्शन में फोर्स को फेस करेंगे, ऑल डायरेक्शन में, बट जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल लाई करेंगे वो केवल स्ट्रेचिंग, ये मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस को फेस करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर जो पार्टिकल होंगे उनकी वीक फोर्सेस होंगी, और यहाँ पर जो सरफेस के पार्टिकल, सरफेस जो लिक्विड सरफेस है उसकी अपनी फोर्सेस होंगी जो इसको सरफेस के ऊपर रिटेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने ग्लास लिया वाटर का, और इसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स ऊपर से गिरने से कुछ पार्टिकल सरफेस पे ही रिटेन रह गए, कुछ पार्टिकल जो है अंदर आ गए। देखो, जो पार्टिकल सरफेस पे रिटेन होते हैं, इस फिनोमिना को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जो इसके बल्क में आ जाते हैं, ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो है हम सरफेस फिनोमिना को लेते हैं। सबसे पहले सरफेस फिनोमिना में जो पार्टिकल सरफेस पे रिटेन रहते हैं वो एडजॉर्बेट, और ये जो हमारा जो ये एडजॉर्बेंट है हमारा, ठीक है ना। तो इसके अपनी डिफ़ाइन कर लीजिएगा भाई, एडजॉर्बेट क्या होता है, ठीक है, और एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये डिफ़ाइन कर लीजिएगा। और आपको पता है ये जो फिनोमिना है सरफेस के ऊपर रिटेन होने का पार्टिकल्स को, ये क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। और जब देखो दोनों एक साथ हों, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी एक साथ होंगे, तो इसको हम जो है जॉर्प्शन बोलते हैं। जॉर्प्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, अक्सर पूछी जाती रहती है यूटी वगैरह में भी, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस को क्या बोलते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अच्छी तरह से कर लीजिएगा कि भाई एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस क्या कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडजॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर, एडजॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक। देखो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि सॉलिड और मतलब गैस के पार्टिकल जो है सॉलिड के ऊपर जो है रिटेन हो रहे हैं, रिटेन होने के फिनोमिना को आपको पता है, ये प्रोसेस एडजॉर्प्शन कहलाता है। और इसमें हीट रिलीज़ होती है। हीट रिलीज़ क्यों होती है? क्योंकि जो सरफेस एनर्जी है एडजॉर्बेंट की, जो सरफेस एनर्जी है एडजॉर्बेंट की, वो डिक्रीज़ होती है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरफेस जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है। ये जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ये हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, इसलिए जो फिनोमिना क्या कहलाता है? ये एक्सोथर्मिक। इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक क्यों होता है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स इफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन।
इसमें सबसे पहला है हमारे पास, देखो वहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आप सीधा आओगे नेचर ऑफ गैस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नेचर ऑफ गैस। देखो नेचर ऑफ गैस में जो है हमारे पास जो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर याद होगा स्टूडेंट्स, 11th में आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जिस टेम्परेचर के से अबव टेम्परेचर पे हम जो है गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही प्रेशर क्यों ना अप्लाई करें, ठीक है, वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो ध्यान रखो, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गैस ईजिली लिक्विफाइबल होती हैं, और जो गैस ईजिली लिक्विफाइबल होती है वही गैस ईजिली एड्जॉर्ब होती है। याद रखिएगा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको। तो ध्यान रखना है, जिन गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता है, और वही ईजिली लिक्विफाइबल होती है, और वही जो है ईजिली एड्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज़ होगा तो एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में जनरेट होती है, आपको पता है उसके पीछे का रीज़न होता है ये फिनोमेना जो हमारे पास था कि भाई एड्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर है। आपको पता ही, अभी डिस्कस किया था, सॉलिड के ऊपर जब गैस एड्जॉर्ब होती है तो फिनोमेना क्या कहलाता है हमारा? एड्जॉर्प्शन कहलाता है। और इस फिनोमेना में जो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ये प्रोसेस क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक है। अब आप देखो कि भाई यदि हम ली चैटले प्रिंसिपल, याद हो आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले में रीड किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, इफ़ हीट प्रोवाइड की जाए, हीट प्रोवाइड हम कर रहे हैं, तो आपको पता है ली चैटलियर के अकॉर्डिंग हीट यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो हीट प्रोवाइड करने से रिएक्शन बैक हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगा कि जो फिनोमिना था एड्जॉर्प्शन का वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एड्जॉर्प्शन जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एड्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से याद कीजिएगा, एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चन भी दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी जो है इसी के साथ पूछा जाता है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होती है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से करके ग्राफ बने हुए होंगे, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है प्रेशर इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा पार्टिकल जो है एड्जॉर्बेंट सरफेस की तरफ पुश किए जाते हैं, जिससे वहाँ पे एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। लास्ट है हमारा इसमें एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से रीड करिएगा। सबसे पहले तो आपका इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए कि एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट है क्या। इसका मीनिंग है कि एड्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज़ करना, जो एड्जॉर्बेंट है हमारा उसकी एब्जॉर्प्शन पावर को इंक्रीज़ करना क्या कहलाता है? एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। हाउ इट कैन बी अचीव्ड मालूम होना चाहिए आपको। भाई या तो ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को रिमूव कर दो, या सरफेस को रफ कर दो, या जो सब्सटेंस है जो हमारा एड्जॉर्बेंट है उसे सब डिवाइड कर दो। देखो उसको सब डिवाइड करने का पीछे का रीज़न क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो एड्जॉर्प्शन एरिया होता है, एड्जॉर्प्शन एरिया वो इंक्रीज़ हो जाता है, एड्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीरियसली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा मत रीड करना, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ अपना सीधे सीधे वही रीड करना, ठीक है। उसके बाद सीधा आना है टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में, और टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में भी आप डिफरेंस में आओगे, उससे पहले की कोई कहानी नहीं स्टडी करोगे, डिफरेंस में आओगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जब डिफरेंस पे आओगे तो आपको 6 पॉइंट्स पे फोकस करना है। 6 पॉइंट ही याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा। 2 मार्क्स का आएगा तब भी हम जो है 6 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। या इन्हीं में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है आपको। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका फोर्स। जो फोर्स वहाँ पे जनरेट होती है फिजिकल में, वो आपको पता है वैंडरवॉल होती है, वैंडरवॉल टाइप की फोर्स होती है। और केमिकल वाले में टाइप ऑफ बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट को याद कर लीजिएगा
कि जो फिजिकल वाला है उसमें 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी जनरेट होती है, और इसमें जो है अराउंड 400 किलो जूल के अप्रॉक्स यानी कि 40 to 400 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी जनरेट होती है। रट लीजिएगा स्टूडेंट्स, एंट्रेंस में भी काम आएगी। रिवर्सिबिलिटी का ध्यान देना है, नंबर ऑफ लेयर का ध्यान देना है कि फिजिकल में कितना लेयर प्रोड्यूस होता है, केमिकल में कितना लेयर पॉसिबल है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट किस में होता है, फिजिकल में रिक्वायर्ड होता है, केमिकल में अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और कोई भी एक और पॉइंट जो आपका मन करे वो एक पॉइंट कर लीजिएगा। इन 5 पॉइंट्स में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये आपको फिजी और केमी जॉब्शन में टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में ये आपको टिप्स पे याद रखने हैं, मार्क कर लीजिएगा। डिफरेंस पे आना है सीधा, उससे पहले ही कोई स्टोरी रीड नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका देखो टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। यहाँ पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वर्ड है THERM, थर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम x/m, x क्या है हमारा एडजॉर्बेड यानी कि डस्ट पार्टिकल जो आपने देखे थे, और m क्या है हमारा टेबल जिसके ऊपर वो सेटल डाउन हो रहा है, इनका जो रेशियो होता है जब हम प्रेशर के साथ प्लॉट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करना, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डिफाइन भी हो जाएगा। ये ग्राफ आप देखोगे तो इस तरह से करके जा रहा होगा। इट मीन्स इनिशियली तो ये जो है लो पोजीशंस पे तो देखोगे, ये लो वैल्यूज़ पे तो क्या होगा कि जो x/m होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ग्राफ लीनियर है। लीनियर का मतलब पावर n है। जब हाई पे चले जाओगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाती है लाइन, ये हमारे प्रेशर एक्सिस के साथ साथ हॉरिजेंटल हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर हम भले ही प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं बट हमारा एडजॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। इट मीन्स x/m जो है हाई वैल्यूज़ पे जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के, पावर 0 हो जाती है, पावर 0। इट मीन्स ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज में जो है आपको पता ही है कि ये यहाँ पर तो आपका x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इंटरमीडिएट रेंज में x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये 1/n हो जाता है, 1/n। और n का जो वैल्यू है यहाँ पर 0 to 1 होता है। रेंज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हो सकता है, बोर्ड में भी ध्यान रखिएगा कि n का जो वैल्यू 1/n का जो वैल्यू होगा वो आपका किस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो देखो लो वैल्यूज़ पे ये लीनियर है, हाई वैल्यू पे ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यू पे जो इसकी पावर है 1 और 0 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगा x/m इक्वल टू k इंटू पी का पावर 1/n। देखो k यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो ये कांस्टेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ये तो सारे याद रखो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स सारे याद रखो कि भाई जो कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और 1/n की वैल्यू का रेंज क्या है ये वहाँ से अच्छी तरह से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको इसका ग्राफ भी याद कर लेना है, log ऑफ x/m, इसको log लेके दोनों तरफ log k प्लस में 1/n log p, ये ग्राफ याद कर लेना है, ठीक है। और इस ग्राफ को याद करते समय आपको पता है अपना स्लोप भी याद रखिएगा, क्योंकि ग्राफ बनेगा आपका log ऑफ x/m log p के साथ, ये ग्राफ इस तरह से करके जाएगा, तो ये आपका जो है इंटरसेप्ट होगा। क्यों, देखो मैं फिर बता देता हूँ, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, तो ये आपका इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिएगा, ये आपका स्लोप है। तो आपका स्लोप क्या है यहाँ पर 1/n, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार में क्या है, ग्राफ है हमारा x/m का। देखो आइसोबार का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, 11th में याद किया होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स वाले में डिफाइन याद किए होंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वगैरह, तो देखो वही टर्म हमारी यूज़ हो रही है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम टेम्परेचर के साथ ग्राफ बना रहे हैं x/m का। x वही आपका डस्ट पार्टिकल जो टेबल पे सेटल हो रहा था, उनके मास का रेशियो जो है, ठीक है। देखो फिजी में तो जो है ना ये ग्राफ जो है इस तरह से करके है, फिजी में तो ये ग्राफ इस तरह से करके है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो x/m यानी कि जो एडजॉर्प्शन है वो ह्यूजली डिक्रीज़ होता है, एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है,
ठीक है। बट देखो कि ये केमी का ग्राफ है, केमी वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। केमी वाले में बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह से करके हो रहा है, इस तरह से करके, इट मीन्स ये इनिशियली इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियली ये इंक्रीज हो रहा है और बाद में ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तो हो रहा है इसकी तरह, बट ये इसमें बाद में डिक्रीज हो रहा है। आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है स्टूडेंट्स कि केमीजॉर्प्शन टेम्परेचर के इनिशियली इंक्रीज होने पर इंक्रीज क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले क्वेश्चंस में से है स्कूल के अंदर, ठीक है। ओके, तो एंट्रेंस वाले बच्चे एक और चीज़ ध्यान देंगे, ये तो हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और आइसोबार हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रेशर के साथ तो मैंने प्लॉट कर दिया था, क्या नाम है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वो, ठीक है। यहाँ पर एंट्रेंस के लिए याद कर लीजिएगा कि कंसंट्रेशन के साथ वो किस तरह से वेरी कर रहा है, सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक वो लैंगोमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का कंसेप्ट है एनसीईआरटी में तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, इसके एक लिमिटेशंस हैं, और जिनके लिमिटेशन की वजह से जो है हमें लैंगोमियर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो लैंगोमियर इक्वेशन को याद कर लीजिएगा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ऐड टू योर नॉलेज में लिखा मिलेगा, ऐड टू योर नॉलेज में लिखा मिलेगा। बोर्ड वगैरह के लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आज तक आया नहीं है, इस तरह का कोई टॉपिक है नहीं मतलब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन देखो एनसीईआरटी में जितनी भी एप्लीकेशन दे रखी हैं सारी याद रखिएगा, बट मैं यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ, चौथी एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, आपको याद भी करनी है। एक है प्रिजर्विंग वैक्यूम। एक्चुअली में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवाया हो, फ्लिपकार्ट से वगैरह से मंगवाया हो, या ऐसा कोई सामान होगा जिस पे ह्यूमिडिटी वगैरह का इम्पैक्ट हो सकता है, वो कभी भी आपने मंगवाया होगा तो देखा होगा कि उसमें एक छोटा सा एक पाउच निकलता है। एक पाउच होता है जिसमें सिलिका जेल के क्रिस्टल्स होते हैं, एक पाउच होता है जिसमें सिलिका जेल के क्रिस्टल्स होते हैं, सिलिका जेल। उनका काम क्या होता है आपको पता है कि भाई वो जब वहाँ से वो कुरियर स्टार्ट होता है तो वो डिफरेंट जोन से पास होके आता है वो मटेरियल, भाई चेन्नई से आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, तो और रास्ते में आपको पता है ह्यूमिडिटी चेंज होती है, ह्यूमिडिटी का कोई इम्फेक्ट उसके ऊपर ना पड़े तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए